आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया और मैं इस समय हूँ बरेली में। 11, 12, 13 और 14 जुलाई को एक यहाँ पर नाटक का मंचन होने वाला है बिंडवेयर में। उसी सिलसिले में इस स्थान पे जहाँ पे आया हूँ वहाँ पे एक रिहर्सल चल रही है इस नाटक की। तो भाई साहब मेरे साथ हैं, डायरेक्टर हैं इस प्ले के। सर पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिए सर। मेरा परिचय बड़ा छोटा सा है। मेरा नाम सुशील शर्मा है और मैं बेसिकली निवासी मध्य प्रदेश रीवा का हूँ। बट पिछले कई सालों से निरंतर थिएटर कर रहा हूँ और अभी इन वर्तमान में दिल्ली में हूँ मैं। और दिल्ली में लगभग 22-24 सालों से सक्रिय रंगमंच में रंगकर्म कर रहा हूँ और वहीं रह रहा हूँ। बस घूम घूम के काम करता रहता हूँ अलग अलग जगह। प्रॉपर एक जगह पे रह करके काम करना थोड़ा एक थिएटर वाले के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं घूम घूम के काम। कौन सी एज से आपने थिएटर ज्वाइन किया? मैंने 1990 से शुरू कर दिया था थिएटर करना। कॉलेज लाइफ में? हाँ, अच्छा। स्कूलिंग में शुरू कर दिया था। हाँ। तो और उसके बाद फिर मैं प्रोफेशनल रेपर्टरी रंग विदूषक में था भोपाल में। अच्छा। तो वहाँ पर लेजेंडरी डायरेक्टर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे जो गुरु थे स्वर्गीय बंसी कौल साहब, तो उनके साथ मैंने 3 साल रह करके वहाँ विदूष की शैली में काम किया। उसके बाद मैं 2001 में दिल्ली आ गया। फिर 2001 में वहाँ पर मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वर्कशॉप पहले की थी 2000 में। उसके बाद मैं फिर दिल्ली आ गया। तो दिल्ली में एज एन म्यूजिशियन, एज एन गेस्ट फैकल्टी NSD में, NSD से बाहर अलग अलग जगह एज ए म्यूजिशियन, एज ए थिएटर टीचर काम करने लगा। केवल फ्रीलांस और केवल थिएटर, इसके अलावा कुछ नहीं। तो एट प्रेजेंट बैंगलोर में आप? मैं बैंगलोर में, मेरी पत्नी वहाँ पर ड्रामा स्कूल की जो बैंगलोर NSD है वहाँ की डायरेक्टर हैं और मैं उनको थोड़ी मदद के लिए पहुँच जाता हूँ क्योंकि बेटा वहाँ पढ़ रहा है। और बैंगलोर में भी वहाँ पर प्रॉपर थिएटर होता रहता है, तो कभी कभी वहाँ भी क्लास लेने जाता हूँ। और बट मैं दिल्ली में ही रह करके काम करता हूँ। तो थिएटर में आप डायरेक्ट ही करते हैं या प्ले भी करते हैं? नहीं, मैं एक्ट करता हूँ। मैं एक्टर हूँ और म्यूजिशियन हूँ, तो म्यूजिक भी बहुत सारा परकशन बजाता हूँ। तो मैं मल्टीपल, क्योंकि थिएटर में मुझे लगता है कि किसी एक विधा में आप रह करके सर्वाइव नहीं कर सकते। तो थिएटर में ज़्यादा अच्छा होता है कि आप मल्टीपल हैंड हो, आपका क्राफ्ट अच्छा होना चाहिए, आप पेंटिंग अच्छा करते हो, आप गाते अच्छा हो, आप लिखते अच्छा हो। तो जितना मल्टीपल हैंड थिएटर में रहेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, उतना ही ज़्यादा आपके द्वार खुलते रहते हैं आगे बढ़ने के। तो इसलिए मैं बहुत एक किसी विधा को नहीं, तो एज एन एक्टर भी काम कर रहा हूँ, एज ए म्यूजिशियन भी काम किया, एज ए टीचर भी काम करता रहता हूँ। कौन सा ऐसा पहला प्ले था आपने जो करा, एक्ट करा, और कौन सा डायरेक्ट करा आप जब? मेरे जीवन का सबसे पहला प्ले जो मैंने किया वो था सदाचार का ताबीज। अच्छा। और तब मैं रीवा में ही था और रीवा इप्टा में 10 साल वहाँ पर था, रीवा इप्टा में। तो सबसे पहला सदाचार का ताबीज़ मैंने वहाँ पर किया। और फिर उसके बाद नाटक संस्था में जो लोग भी थे वहाँ पर उनके साथ एज एन एक्टर करता रहा। मैं जब प्रोफेशनल थिएटर करके रंग विदूषक से वापस लौटा भोपाल में से काम करने के बाद, तो सबसे पहला मैंने प्ले डायरेक्ट किया हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, हरिशंकर परसाई की कहानी। फिर उसके बाद सिलसिला धीरे धीरे फिर समझौता किया, फिर और भी नाटक बच्चों के साथ थिएटर बहुत ज़्यादा किया, तो कुछ नाटक लिखे बच्चों के साथ। मैं मणिपुर में था, शादी के बाद मणिपुर गया था, तो मणिपुर में कुछ उस समय बड़ी अलग अलग सिचुएशंस थी और ऐसे लग रहा था कि मैं किसी अलग ही दुनिया में हूँ, अलग ही देश में हूँ। तो वहाँ पर एक थांगटा का ड्रामा वो था, स्कूल था मार्शल आर्ट का, तो वहाँ के बच्चों के साथ मिल कर के एक नई कहानी लिखी, नया नाटक। और दादी माँ और मिट्टी के सिपाही वो नाटक लिखा और वहाँ डायरेक्ट किया मणिपुर में। तो फिर उसके बाद फिर सिलसिला चलता ही रहा नाटकों का। आप एक्ट भी करते हो? हाँ, थिएटर तो करते ही हैं जी। हर समय आदमी उस कैरेक्टर में रहता है, कहीं प्ले करता है तो कैरेक्टर में। कैसे कैरेक्टर से बाहर निकलते हो कि हर समय रहते हो आप? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक कुछ थिएटर टेक्निक्स भी होती हैं और कुछ आपको उम्र में धीरे धीरे आपका तजर्बा इतना हो जाता है कि आप
स्विच ऑफ स्विच ऑन के मूड में पहुंच जाते हो। आप जिस भूमिका में रहते हो उस भूमिका को आप निभाओ और वहां से आप बाहर रहो। 24 घंटे, जैसे मान लीजिए कुछ कोई, लोग टफ होता है क्या निकलना? नहीं बहुत आसान है। हाँ। जैसे कि आप घर में है ना, तो आप अगर किसी, आपके घर में बच्चे होंगे तो आप फादर का रोल अदा करते हैं। आप जब ऑफिस से पहुंचते हैं तो सीधी सी बात है, आप एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, तो वहाँ पत्रकार की भूमिका। अगर आप पत्रकार की भूमिका घर में लेकर के जाएंगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। घर में बोलेंगे यहाँ पापा बन के रहो, आप ये हमसे 24 घंटा सवाल क्यों पूछते आपकी हो? लाइफ में कोई ऐसा मिला है जो कैरेक्टर से बाहर कभी निकल ही नहीं पाता हो? बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है फिर जीवन उनको में कुछ और ही कर लेते हैं लोग। वो लगता है कि वो आम लाइफ में भी वैसे ही हाँ, कैरेक्टर वैसे ही कैरेक्टर जीते ऐसे हैं। लोग हैं मेरे जान पहचान में भी। कुछ लोग मिले कि जिन्होंने वो नाटक कर लिया, उसके बाद वो उनका चलना फिरना भी वैसे वैसे ही ही हो हो गया। जाता है। लेकिन मेरी ये होता है कि मैं वर्सटाइलिटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आपको हर चीज़ करनी चाहिए। आप कॉमिक रोल भी करो, आप थोड़ा सीरियस रोल भी करो, आप माइथोलॉजिकल भी नाटक करो, जो भी आपको मिले कैरेक्टर, तो आप किरदार बदलते रहो। तो जैसे होता है ना कि आप नए कपड़े पहनते हैं, एक नया स्वरूप आप में दिखता है, वैसे ही होता है ना कि आप किरदारों को यही समझो कि आप कपड़े की तरह बदलते रहो। एक ही किरदार में रहोगे तो आप खराब दिखने लगोगे, गंदे हो जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, वो नाटक बहुत सालों तक चल सकता है, लेकिन उस नाटक को ताज़ा रखने के लिए आप उसमें वैरायटी हमेशा रखो। ऐसा ना हो कि स्क्रिप्टेड हो गया, एक जैसा करते रहे। जैसे मेरा एक नाटक है रसिक संपादक, तो उसके लगभग 50 से ज़्यादा शोज हो चुके, लेकिन वो नाटक कमाऊ पूत है। जितनी बार करता हूँ उसमें कुछ नया ही निकलता है। इसलिए आप चेंज करते रहो, नई नई टाइमिंग मिलेंगी, नया नया आपको डायलॉग्स मिलेंगे, और इम्प्रोवाइज करते रहो। आप उस नाटक को पकाते रहो। कहानी आपकी पक्की है, कहानी पता है कि हाँ ये ऐसा ही होना है। अच्छा, बहुत लोग डायलॉग तो डिलीवर कर लेते हैं, लेकिन जी। जो बॉडी लैंग्वेज है और एक्सप्रेशन है वो उसका कहानी अलग होती है। एकदम। तो आप जब सड़क पे जाते हैं या ट्रेन में आप सफ़र करते हैं, जी। ठीक है, तो आप लोग के एक्सप्रेशन को देखते हैं, बॉडी एकदम, लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन करते हो आप? बहुत बहुत आपके जीवन में जो, मतलब वैसे भी अगर आप देखें कि आम लाइफ में भी, अपनी आम जिंदगी में भी आपका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा होना चाहिए, इतना तगड़ा होना चाहिए कि आप लोग को देख करके पहचानने की कम से कम काबिलियत तो आ जानी चाहिए। ऑब्जर्वेशन यही होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन ये नहीं कि आपने एक किसी अपंग आदमी को देख करके उसका अभिनय कर लिया। ऐसा जिंदगी जीना, मतलब ठीक है, सबको पता है कि भाई ये विकलांगता, ये दिव्यांगता, इसका कोई अगर नकल करे वो अभिनय नहीं होता। वहाँ से आपको स्टोरी मिल जाती होगी, बस वो एक स्टोरी है। हाँ, वो कैरेक्टर भी मिल लेकिन जाते होंगे उन उस story भीड़ के। में एक किरदार ऐसा रहता है जो एकदम अलग रहता है। वो ऐसे कैरेक्टर्स में होगा कि जो समझ में आएगा समाज से अलग ही जी रहा है, पता चला कुछ अजीब तरह की वो धुन में है। तो उस तरह के कैरेक्टर्स को पकड़ना ज़्यादा अच्छा होता है, या उस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको पकड़ना ज़्यादा आसान होता है। कि आपने भिखारी तो देखा, राजा भी देखा, आम आदमी में से वो एक ऐसा आदमी आपने अलग तरह का देखा। क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं, भिखारी हो गया, अंधा हो गया, ये कैरेक्टर तो मतलब ऐसा होता है ना, मैनरिज्म है, कोई भी कर लेगा ऐसे ऐसे करके। लेकिन अलग तरह के किरदार पकड़। तो सर, थिएटर को आप कैसे देखते हैं आज की, जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म कई हो गए हैं, लोग रील में व्यस्त रहते हैं? जी जी जी। ठीक है, आज तो गांव के भी लोग रील बना के फेमस हो रहे हैं। दर्शक मिलता है क्या थिएटर को इस समय? बहुत बहुत इतना अहम सवाल है आज की बीच में कुछ जिंदगी में। गैप आया था, 10 कुछ गैप देखा था, मतलब था, एक समय आया था कि 10 के बाद और ये 5 थोड़ा सा। लेकिन अब मुझे लगा कोविड के समय, हाँ। जब, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ कि जब कोविड के समय ऑनलाइन थिएटर शुरू किया, क्योंकि थिएटर ऑनलाइन संभव नहीं है। हाँ। ये एक ऐसी विधा है जो दर्शक और अभिनेता के बीच में कोई फासला न रहे, बस फासला उतना ही कि 10 फीट और 15 फीट का फासला। स्क्रीन पे देखना नाटक, मुझे लगता है कि नाटक नहीं होता है, और स्क्रीन का नाटक मैं खासकर मैं नहीं कर सकता हूँ, ना ही मुझे पसंद है उस तरह का काम करना। कि आप, नाटक एक अलग विधा है और टीवी और मीडिया एक अलग उसमें, उसको आप वैसे ही रहने दीजिए जैसा चल रहा है। नाटक को मिक्स करने, हाँ, अभिनय को लेकर के कि जितना आप सजीव अभिनय आपको और जितना मौका आपको थिएटर में करने को मिलता है, मीडिया में या स्क्रीन पे बहुत सीमाएं कम होती हैं। आपको बांध दिया जाता है कि अच्छा आपका क्लोजअप लग जाएगा, आप इतने ही दिखेंगे, बाकी शरीर तो आप चलाओ या ना चलाओ कुछ दिखने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नाटक, आपके सामने अगर 200 लोग बैठे हैं तो 400 आंखें आपको हर एक चीज़ देख रही होती है, और वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया। ऑडियंस अपने आप में ही सब मान लेती है। उसको बताओगे ना बारिश हो रही तो उसको फील करेगा कि बारिश हो रही। आप चांद दिखाओगे पीछे तो कहेगा कि यार बहुत खूब, क्योंकि वो अपना चांद बना लेता है वहाँ पर। स्क्रीन पे जो होता है उसमें चांद पहले दिखाते हैं और फिर एक्टर बोलेगा देखो चांद कितना खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन यही होता है कि थिएटर का चांद
सबका अपना अपना चांद होता है और वो उसको दिखाता है। जिसकी बात कर रहे थे आपकी रील और उसमें क्या है, सबसे पहली बात तो जो लोग थिएटर करते हैं, जिन लोगों ने मतलब कि दो तरह से देखिए कि आप रील या अलग स्क्रीन पे जा करके ना आप प्रसिद्धि तो पा लेते हो, ठीक है ना। ये मेरे शब्द नहीं है, बहुत बड़े गुरु थे उनका शब्द था। उन्होंने किसी ने यही सवाल सेम पूछा था किसी से कि वो उनसे कारण जी से, उनका नाम था बीवी कारण और वो रंग जगत के बहुत बड़े, तो उन्होंने पूछा था कि साहब क्या अंतर होता है मीडिया और इन वालों में, थिएटर वालों में, सिद्धि और प्रसिद्धि में क्या अंतर। उन्होंने तो यही बोला कि आप प्रसिद्धि तो बहुत जल्दी पा सकते हो मीडिया में और फिल्मों में आकर के, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको बहुत वक्त लगता है। और थिएटर में जो सिद्ध लोग होते हैं वही होते हैं कि वर्षों काम करते हैं, जब सिद्ध हो जाते हैं तब जा कर के उनको थोड़ा सा नाम, थोड़ा सा फेमस काम मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आपका क्राफ्ट सही है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पता चला 1 साल करने वाला लड़का भी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और फिल्म में जा कर के फेल है। एक्टर में यहाँ थिएटर में परफॉर्म करता है तो उसकी ऑडियंस अपनी है। तो थिएटर का स्टारडम कुछ हद तक मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में थिएटर का स्टारडम देख लिया, और क्या चाहिए। ठीक है, मैंने सिनेमा भी थोड़ा किया, थोड़ा OTT प्लेटफॉर्म भी किया, और ऐसा भी नहीं जिनके साथ किया उनको बहुत पैसे कमाने को मिले। 200 से मिलियन से ऊपर व्यूवर्स थे उस चैनल के, जब मैं हमारे एक भी आप उठा करके देखेंगे तो 175 मिलियन, 200 मिलियन ऐसे व्यूवर्स हैं मेरे वीडियोस के। कौन सी मूवी करी आपने? मैंने बेसिकली बहुत ज़्यादा तो थिएटर ही करता रहा, लेकिन हाँ, वेब सीरीज नहीं, मैंने फिल्म की। तो एक फिल्म बहुत पहले आई थी, अनुपम खेर साहब के प्रोडक्शन में थी, ये फासला, उसमें छोटा सा रोल था। फिर एक अभी कुछ दिनों पहले, कोविड के पहले ही, जब हम यहाँ बरेली में फेस्टिवल कर रहे थे तो उसके पहले ही एक फिल्म का शूट चल रहा था, उजला चमन, सनी सिंह की। तो उसमें भी मेरा, सौरभ शुक्ला भी है उसमें, तो उसमें भी मैंने एक रोल छोटा सा किया है। और मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की एक सीरीज़ आती थी DD1 के लिए, तो उसमें कुछ काम किया। मेरा एक कमर्शियल ऐड थे कुछ। तो थिएटर में तो बड़े बड़े कलाकार हैं इंडिया में जी। तो आपको किसके क्लोज अपनी कला है, कोई मतलब जो आपको पसंद है? मैंने लीजेंड, दुनिया के सबसे लीजेंड जो डायरेक्टर्स हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि मैं बहुत सारा वक्त मेरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में गुजरा, दिल्ली NST में, तो एज ए म्यूजिशियंस हम लोग हमेशा पीछे बैठते थे। तो ऐसा कोई भी डायरेक्टर नहीं बचा, या ऐसा कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बचा जिनके साथ हमने काम ना किया हो। तो मैं अपने जीवन का सबसे खुशनसीब इंसान समझता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के लीजेंड डायरेक्टर, चाहे वो बंसी कौल, MK रैना, देवेंद्र राजंकुर, कीर्ति जैन, अभिलाष पिल्लई, मोहन महर्षि, भानु भारती, कुछ बाहर से आए, तो मैंने लगभग चाहे अबु भास्कर चंद्रावरकर, कारण जी, काजल घोष, हेमा सिंह, तो ऐसे जितने भी लेजेंडरी डायरेक्टर्स हैं, तो टचवुड सबके साथ काम करने का मौका मिल गया, तो सबसे कुछ ना कुछ सीख लिया। मैं मंच पर ज़रूर था, पर मंच पर क्या हो रहा था ये बहुत नज़दीक से देख रहा था। तो इसलिए मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि ज़्यादातर वक्त जो लोग ऐसा नहीं कि मंच पर बिताते हैं वो ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। जो मंच पर बैठते हैं ना, वो बहुत महान लोग होते हैं। उनका अपना पेशेंस होता है कि आपको 20 लोगों का गलत, उल्टा सीधा, उनकी रिहर्सल्स भी देखो, उनका सब कुछ भी देखो, उनका बेतरतीब रहना भी देखो। शो के दिन बड़े तरतीब में हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर का उनके ऊपर चिल्लाना, उनको बनाना, तब तक की प्रक्रिया मंच पे परे बैठ कर के देखा जा सकता है। और म्यूजिशियन होने के नाते ये बड़ा कई बार सौभाग्य मिला कि महीनों रिहर्सल देखने को मिलती है। क्यू में आया तो हमने बजा दिया कि अच्छा गाना तो 20 मिनट बाद आने वाला है, उसके पहले तो नाटक ही देखना है, क्यों ही याद करना है। तो मुझे लगता है कि नाटक के जितना करीब, या मंच के आप जितना करीब रहते हो, आप उतना ज़्यादा सीखते जाते हो। चलिए, आप बरेली आए हैं, बरेली के मेहमान हैं, और बरेली कथावाचक राधेश्याम जी की नगरी है, और यहाँ भी प्रियंका चोपड़ा और तमाम वसीम बरेलवी, और आपके पास में आपके सिंहापुर के राजपाल यादव, वो भी NSD के आपके रहे हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने करा है। तो बरेली को थिएटर में किस दृष्टि से देखते हैं आप? मेरा बरेली जो है ना, पहली बार तो आना नहीं, मैं बरेली से पहले आता, यहाँ परफॉर्म करके गया। और ख़ासकर मैं बात करूँ तो डॉक्टर साहब की बात करूँ या विंडर मिरर की बात करूँ, तो ये एक जगह ऐसी है ना जहाँ पर आपके पास एक स्पेस है। बड़े शहरों में, या हम जिन शहरों में रहे, हमारे पास ऐसा स्पेस नहीं थे। और बरेली एक ऐसा शहर है ना, इतना लोगों के पास, खासकर इस जगह पे अगर मैं इसकी बात करूं, तो इन्होंने समृद्ध किया थिएटर को। दुनिया का रंगमंच
डॉक्टर साहब के विंडर मिरर में वहाँ परफॉर्म कर चुके और लिजेंडरी लोगों को देखने का मौका मिला थिएटर में। ये बहुत कम मौका मिलता है। हम जैसे लोग छोटे शहरों में, रीवा जैसे शहरों में किसी को नहीं देखा थिएटर करते, जो अपने सीनियर करते रहे उनको। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब ने हर उस अच्छे अभिनेता को, हर उस अच्छे डायरेक्टर को इनवाइट किया और अपने यहाँ परफॉर्म करवाया। बहुत बड़ी देन है बहुत बड़ी देन है डॉक्टर साहब की बरेली में। तो मुझे लगता है कि और बरेली में आने वाला जो रंगमंच है या लोग यहाँ से लोग जुड़े लोग हैं, ठीक है, रील का ज़माना है, बहुत ज़्यादा स्टारडम में जाते हैं। मेरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि मेरा यूथ पढ़ नहीं रहा है, लिटरेचर के साथ नहीं जुड़ रहा है। अगर वो इन सब के साथ थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दे, वो बहुत अच्छा थिएटर कर सकता है, बहुत अच्छा एक्ट कर सकता है और भी अच्छी रील बना सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो है ना, उसको रील में और रियलिटी में फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन वो टेक्स्ट पढ़ लेगा, आपका लिटरेचर पढ़ लेगा, उस दिन आपको वो रील से निकल करके रियल में आ जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है। और वो कहीं ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाएगा, चाहे रील में बनाए या रियल में बनाए। जितने भी बड़े में हिंदुस्तान में थिएटर में काम किया, नाम किया है जी, वो कहते हैं लिटरेचर बहुत पढ़ते थे, बहुत बहुत अभी किताब सब पढ़ते मैं थे। खुद भी, मेरे पास खुद भी इतनी किताबें, मैं क्या बताऊँ। मेरे घर में लगभग 2000 से ऊपर किताबें मैंने खुद खरीदी और मैं किताबें खरीदने का शौकीन हूँ, पढ़ने का शौकीन हूँ। और मैं यही लोगों से बोलता हूँ ना कि आप जितना पढ़ोगे उतना ही लड़ोगे। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। कुछ भी कर लो, थिएटर सिर्फ करने की विधा नहीं है, ये पढ़ने की विधा भी है। आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको नए कैरेक्टर्स मिलेंगे, नए किरदार मिलेंगे, नई कहानियाँ मिलेंगे, नए कैरेक्टर्स मिलेंगे। वरना तो आप ठीक है बैठे रहो। बरेली में जो आप ये रिहर्सल हो रही है और 11, 12, 13, 14 जुलाई को जी। जो बिनवेर में प्ले मंचन होगा नाटक का, जी जी। क्या शीर्षक है, क्या थीम है? बेसिकली बहुत पुराना नाटक है और इस फॉर्म को भवई फॉर्म में ये नाटक लिखा गया। और ये नाटक लिखा है शांता गांधी जी ने, जिसका नाम है जसमा ओढ़न। जसमा ओढ़न बेसिकली एक फोक कहानी है और उस कहानी को उन्होंने ड्रामाटाइज करके शांता गांधी ने आज से लगभग 30-35 साल पहले ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में किया था। और ये नाटक इतना खूबसूरत है, इसकी जो लिखा गया है और जो कहानी है वो हमेशा रेलिवेंट है। उस कहानी में जो किरदार हैं, उस कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत ही रेलिवेंट हैं। तो जसमा ओढ़न, जिस तरह से वो कहानी है, जिस तरह से उस कहानी को पिरोया है शांता गांधी जी ने, वो पूरा तरह से म्यूज़िकल है। लेकिन उन्होंने फॉर्म जो है भवाई यूज़ किया। हम क्योंकि उतना उस फॉर्म के बारे में गुजरात और उसके उसमें नहीं है, जो जितना हम समझ सकते हैं, जितना हम पढ़ सकते हैं, उतना वो फॉर्म रख लिया, बाकी कुछ अपना डाल लिया, कुछ यूपी का डाल लिया, ऐसे करके वो नाटक की प्रक्रिया। और क्योंकि नाटक कभी भी होता है ना कि नाटक जैसे ही एक शहर से दूसरे शहर पहुंचता है, सीधी सी बात है, उसके लोग, उसके कलाकार, उसकी संस्कृति अपने आप उस नाटक को नया रूप दे देती है। तो मैं देख रहा था रिहर्सल में, बैठा था 1 घंटा आपके साथ ही वहाँ पे देख रहा था। जी, हम भी बहुत जल्दी जुड़ गए इस मतलब प्ले से। ये होता है ना कि अब रिहर्सल चल रही है तो अलग बात है, और जब एकदम, हम एकदम, विंडवेयर में जाके हम प्ले को देखें स्टेज पर, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा मतलब ये प्ले मैं देख रहा हूँ कि पर जब ये मंचन होगा तो क्या रूप दिखाएगा, मैं एकदम जुड़ा, मतलब इमोशनली इस प्ले से मैं एकदम जुड़ गया, क्योंकि खींच लिया play वही से। है, क्योंकि चीज़ बड़ा ही अच्छा ऐसी, लग रहा है हाँ मुझे। एकदम कहानी आपसे ही जुड़ी हुई है। हम सब उस परिस्थितियों से जुड़ते हैं, हमारे घर परिवार से। हमने भी गरीबी देखी है, हम भी अपनी बेटी की विदाई देखते हैं, हम भी एक ऐसे व्यक्ति के सताए होते हैं या समाज के सताए होते हैं। तो यही चीज़ें होती है कि नाटक हमेशा, हर वक्त ऐसा नहीं होता कि हाँ हम किसी को जगाने के लिए और क्रांति के लिए नाटक करते हैं। कभी कभी होता है ना कि मनोरंजन के लिए भी कर रहे हैं। मनोरंजन के साथ नाटक सीख तो देता ही है, कुछ ना कुछ तो, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो लिटरेचर है, वो कुछ ना कुछ तो हमें सिखाता ही है। इसलिए ये नाटक, सबसे बड़ी बात है कि जिस परिवेश में है वो हमसे बहुत करीब है। हमने वैसे गाने सुने हैं, हम इसीलिए, क्या मेरी खासकर आदत है कि मैं अपने नाटकों को, ज़रूरी नहीं है कि भाई उसमें हम जो थिएटर कर रहे हैं वो बड़ा वैसे एलीट क्लास का हो। जब तक लोगों से नहीं जुड़ेंगे, उस परिवेश में जाकर के, अगर मैं बरेली आया हूँ तो यूपी में हूँ, तो यूपी से जब उसका टच कुछ ऐसा नहीं होगा, तब तक वो मेरा नहीं कहलाएगा, वो नाटक यहाँ के लोगों के साथ नहीं जुड़ेगा। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि अच्छा, नाटक की लैंग्वेज अगर ये गुजराती में यहाँ कर रहा होता तो कोई नहीं देख रहा होता, कन्नड़ा में कर रहा होता तो कोई नहीं देख रहा होता, ना वो हमारे फीलिंग जुड़ पाती होती। लेकिन भाषा इसीलिए होता ना कि भाषा कभी आड़े नहीं आती है, खासकर थिएटर के। तो हो सकता है आपको इमोशंस समझ में आते हो उससे बहुत सारी, लेकिन जैसे ही भाषा भी मिल जाती है तो आप बोली और भी करीब कर देती और है। करीब कर देती है आप एकदम।
तो हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप, आपका प्ले मंचन होने जा रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत ही इमोशनली जुड़ गया था रिहर्सल में भी, तो दर्शकों को क्या कहेंगे आप? मैं सबसे यही बोलूँगा कि आप लोग जो है इस नाटक को ज़्यादा से ज़्यादा आकर के देखिए, और आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक भी जितने भी लोग देखते हैं, तो 11, 12, 13 और 14 जुलाई को ये नाटक विंड मिरर में होने जा रहा है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि नाटक किया ही इसीलिए जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के बीच में पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा खुश, अब एक अलग तरह से वो अपने आप को इस नाटक के लिए आकर के देखें और मज़े लें। मेरा तो यही। कितने घंटे का नाटक है? नाटक 1 घंटे 30 मिनट का है। 1 घंटे का। 30 मिनट का नाटक है। बीच में हम छोटा सा मध्यांतर करेंगे, चाय पानी के लिए कोशिश करेंगे और देखेंगे। मैंने एक चीज देखी, आप रिहर्सल कर रहे हो जी, और स्टिक लेके बैठते हो, वो क्या उसका क्या राज है आपका स्टिक? ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब बेसिकली मैं स्टिक इसलिए वहां पर के लिए खाली ना मैं खुद परकशन बजाता हूँ, तो अभी म्यूजिशियंस नहीं है, तो ड्रम्स बजाने के लिए। तो हाँ, चल जाता है। तो क्या होता है ना, एक्टर जो सामने एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है, उसका लगता है कि अच्छा ये डायरेक्टर बहुत कड़क है, ये कभी छड़ी भी उठा करके मार सकता है। तो वही होता है ना, भय बिन प्रीत न होत गुसाई। तो इसलिए लगता है कि थोड़ा सा डर जरूरी है अभिनेता और निर्देशक के बीच में। इतना भय होना चाहिए, भय आंखों का होता है। मैंने पहली बार आपको देखा, कुछ ज्यादा ही मैंने सोचा भाई साहब कुछ ज्यादा ही सीरियस वो है थोड़ा सा। ऐसा है नहीं, वैसे मुझसे जब बातचीत कर रहा हूँ तो आप लगते नहीं है। मैं अपने काम को लेकर के बहुत पैशनेट हूँ। मुझे क्या होता है ना कि मैं किसी के लिए क्या मारूंगा और किसी को क्या दे के जाऊंगा। अगर वो मेरे से 4 चीजें सीख जाएगा, ठीक है, हंसी मजाक एक अलग अपनी जगह पर है। नहीं, पुराने वाले गुरु हैं ना। हाँ, क्योंकि मैंने उसी परंपरा से सीखा। लिटरली मैं तो कभी कभी याद करता हूँ, हमारे गुरु तो और खतरनाक थे। कौल साहब जब तक थे, उन्होंने तो मतलब नहीं, पहले के तो बहुत मार भी देते हैं। अरे खूब मार खाई मैंने अपने गुरु से, खूब मुर्गा बनाना, खूब मुर्गा क्या बहुत कुछ हाँ, उन्होंने तो मतलब एकदम जनवरी की ठंड में बोले चलो उतारो कपड़े, खड़े हो जाओ, चड्डी पहन के करो रिहर्सल। तो ऐसे भी दिन हम लोगों ने देखे। और वो एक ऐसा प्रेम था, ऐसा भी नहीं था कि अच्छा ये करने के बाद ये नहीं था कि वो हमको भूखे सुला दें। अगर भी करते थे। बहुत प्यार मतलब अगर जो वो खा रहे हैं, जो बना रहे हैं, वही परोस करके देते थे। चाहे वो होली हो, दिवाली हो, या कभी रिहर्सल में लेट हो गए तो कभी नहीं बोलते थे अच्छा आप जा करके खाना बना के, खाना मंगा करके खिलाओ। तो ऐसा था। और ये अच्छा भी होता है, एक रिलेशन डेवलप होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी सिर्फ हर किसी को, क्योंकि उस प्रेम के बीच की जो मार होती है ना, कभी कभी ये होता है ना कि प्यार में लगा हुआ थप्पड़ ना आपको हमेशा याद दिलाता है कि अच्छा उसने मारा था। पिता का मारा हुआ थप्पड़ कभी आपको ये नहीं लगता है कि वो किसी उससे मारा गया, वो लगता है कि अच्छा पिता ने प्रेम से मारा है थप्पड़। बाप का गाल का आज तक याद है, ऐसा नहीं करना है। तो वही चीज़ें होती है सीखने की प्रक्रिया में, ये अनवरत चलता रहता है। सक्षमता और अक्षमता के बीच का तो यही है ना कि आप क्या हो। आप अगर अक्षम हो तो ठीक है, आप चले जाओ भाई, क्या कर सकते हो। ये सक्षम हो तो आप सीख के जाओगे, कुछ ना कुछ करके जाओगे। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे एक्टर्स के पास वो कम से कम इतना समझ जाए चीज़ों को कि जब परफॉर्म करे ना वो डरे ना किसी से। मेरे एक्टर के लिए होता ना कि वो आकर के खूब 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों के सामने नाचो गाओ बजाओ, अंदर जाओ, मजे करो। बिहार से जुड़ा हो, बिहार के आसपास? नहीं, रीवा यूपी से जुड़ा है। रीवा एमपी? हाँ, एमपी से। एमपी से रीवा है। हाँ, जहाँ के अभी शिवराज सिंह चौहान जीते हैं, वहाँ से। अब हमारे अभी जो मतलब उसके क्या नाम से आपका मुख्यमंत्री जो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो रीवा के। तो हमारा इलाहाबाद और रीवा जुड़ा हुआ है आपस में। अच्छा, पूर्व में जब बिहार में तो अच्छे थिएटर में लोग निकले, मनोज बाजपेयी निकले, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है। देखिए आप अगर वैसे देखा जाए, त्रिपाठी निकले, बहुत सारे लोग बिहार और यूपी से, ऐसे नहीं कि बहुत कम लोग निकले हैं। इतना थिएटर पर्सन है बिहार यूपी से, और इतने बड़े लेखक हैं। अगर हिंदी बेल्ट के आप बहुत आप देखिए ना, यहाँ से जितने भी मिट्टी से जुड़े हुए बड़े लोग, चाहे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए, या आपके जयशंकर प्रसाद हो गए, जितने भी लोग हैं सब हिंदी बेल्ट के। इवन क्या नाम से भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इतने बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा, मैंने एक और भी चीज़ देखी है इन लोग में
कि जमीन से जुड़े रहते हैं। हाँ। कोई उनमें बदलाव नहीं आता, कुछ नहीं। एटीट्यूड आ देखिए गया, मतलब हम बड़ा लोग बड़े हीरो बन गए, भले एटीट्यूड हो गया। हम आज भी हमने वही गांव में, मैं सच बताऊं तो आज ही उसी स्टाइल से उसी रहते हम हैं। वैसे ही रहते हैं। मैंने भी वही आम के पेड़ में चढ़े हैं, आम तोड़े हैं, गांव में रहा हूँ, गैया मुंबई के चराई पास है। मैंने वो थिएटर में काम किया, मुंबई के पास एक गांव में, यार गांव में रहेंगे, वाह, मुंबई में रहते सीधी सी हैं। बात है। मैं अभी भी जाता हूँ अपने घर में, तो मैं अपने पुश्तैनी घर जाना चाहता हूँ। हालांकि घर गिर चुका है, वहाँ है कुछ नहीं, लेकिन आम का बगीचा वगैरह है या नदी तालाब जो भी है वहाँ पर, वो ज़रूर देखने जाता हूँ। क्योंकि वो मिट्टी छूने में ही अपनापन लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ हम गाँव में रहे हैं। हमने महीने के पढ़ने, जब हम पढ़ रहे थे गर्मियों की छुट्टी में, तो 2 महीने मैं गांव में ही रहता था और वैसी ही ज़िंदगी जीता था जैसे गांव के बच्चे जीते थे। ऐसा नहीं था कि भाई कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, वहीं बहरा पोखर में नहा लिया। टाइम कम है और आपसे बातचीत होती रही, अभी तो आप है यहाँ हाँ, पर, एकदम, बातचीत एकदम, एकदम। होती रहेगी, तमाम विषयों पे बात करेंगे। तो लेकिन दर्शकों से एक बार गुजारिश है कि प्ले को जरूर देखें, बहुत बढ़िया प्ले है, और एक बार ये 1.5 घंटा दीजिएगा जरूर। बहुत मस्त प्ले है, और भाई साहब की देखिए मस्त है, थैंक यू सो मच। मुस्कुराहट बहुत आपकी बड़ी प्यारी है। Thank you, thank you. तो ऐसे ही हम आपको स्टोरी देते रहेंगे, आप देखते रहिएगा हमारे साथ आवाज़ इंडिया।